गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, बात करें अगर हम द हिंदू फ्रंट पेज की 27 फरवरी के, तो आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे कि हमारे जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह जी, उन्होंने ये बोला है कि सदर्न स्टेट्स के जो लोकसभा सीट्स है ना, उनका शेयर कम नहीं होगा डीलिमिटेशन के बाद। दोस्तों, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं। अगर आप लोग जानते होंगे ना, देखो इंडिया में आप जानते होंगे 1960s 70s 80s के टाइम के ऊपर पॉपुलेशन बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से इंडिया में इंक्रीज हुआ है। तो दरअसल में 1970s के बाद कोशिश ये करी गई कि इंडिया में पॉपुलेशन को हम कंट्रोल कर पाएँ। एंड डेफिनेटली काफ़ी सारी स्टेट्स ने जो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट काम भी किया। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ सदर्न स्टेट्स की, सदर्न स्टेट्स ने काफ़ी हद तक पॉपुलेशन को कंट्रोल किया है। बट हालांकि अगर हम नदर्न स्टेट्स की बात करें तो कुछ स्टेट्स स्पेशली यूपी एंड बिहार में हमें नोटिस करने को मिला कि पॉपुलेशन काफी तेजी से इंक्रीज भी हुआ है वहां पे। अब सदर्न स्टेट्स को ये डर है कि जब डीलिमिटेशन होगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी सीट्स जो हैं वो काफी कम कर दी जाएंगी लोकसभा की सीट्स, तो कहीं ना कहीं उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही कम हो जाएगा। राइट, तो ये डर यहाँ पे अभी सदर्न स्टेट्स को यहाँ पे आ रखा है, स्पेशली अगर हम बात करें तमिलनाडु की। इनफैक्ट ना यहाँ पे तो अमित शाह जी जब आए तो उन्होंने बोला कि साउथ का जो शेयर होगा लोकसभा सीट्स का वो इफेक्ट नहीं होगा। अब इससे वहां के जो चीफ मिनिस्टर थे वो और डर गए। उन्होंने कहा कि ऐसा ना हो कि साउथ की जो स्टेट्स हैं उनकी सीट्स उतनी ही रहने दी जाए, राइट, एंड नॉर्थ की जो सीट्स हैं वो बढ़ा दी जाए। इससे नुकसान किसको होगा? इससे नुकसान तो साउथ को ही होगा ना। तो डेफिनेटली ये काफी चर्चा का मुद्दा आज के समय बन गया है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स, स्पेशली सदर्न स्टेट्स की बात करें तो ये चीज डेफिनेटली न्यूज में इस वजह से आ चुकी है। दोस्तों, इसके अलावा अगर मैं दूसरे टॉपिक की बात करूं ना, तो यहाँ पर ना दरअसल में एक प्ली गई थी जो बात करती थी कॉन्विक्ट पॉलिटिशियंस को लाइफ टाइम बैन करने की। दरअसल में अभी पता क्या होता है, अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर पॉलिटिशियन को 2 साल से ज्यादा की उसको सजा मिलती है, तो उस केस में जितनी भी उसकी सेंटेंस है वो टर्म तो डेफिनेटली वो करेगा ही करेगा, प्लस उसको 6 साल के लिए अभी तक के लिए उसको बैन कर दिया जाता है। तो ये जो प्ली थी वो कहती थी नहीं, 6 साल नहीं, आप पूरा उसको लाइफ टाइम के लिए बैन करो। तो गवर्नमेंट ने इस चीज को अपोज किया है और गवर्नमेंट ने ये भी बोला है कि ये तो लीगल मुद्दा है, ये पार्लियामेंट का मुद्दा है, तो पार्लियामेंट इसके ऊपर अपने आप से डिसाइड कर लेगा कि क्या चेंजेस चाहिए क्या चेंजेस नहीं चाहिए। पर अभी के लिए गवर्नमेंट ने इस प्ली को यहाँ पे अपोज किया है। दोस्तों, डेट है आज की 27 फरवरी 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। दोस्तों, अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू यहाँ पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हो एंड अपनी प्रेपरेशन को और भी स्ट्रेंथन कर सकते हो। स्टार्ट करते हैं अपने पहले टॉपिक के साथ, दैट इज गोल्ड कार्ड रूट टू यूएस सिटीजनशिप। इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि आखिर इस चीज का अर्थ क्या है। देखो, एक्चुअल में ना अभी यूएसए के अंदर एक स्कीम चलती है EB-5 करके। EB-5 क्या है? EB मतलब है एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वीजा। ठीक है। अब इसमें पता क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई पर्सन है, लेट अस से वो यूएसए के अंदर 8 लाख US डॉलर से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है ना, तो उसको यूएसए की नागरिकता, उसको सिटीजनशिप मिल सकती है। पर इसमें काफी सारी कंडीशंस हैं। जैसे इस पर्टिकुलर पैसे से कम 10 लोगों का रोजगार जनरेट होना चाहिए, प्लस इसमें वेटिंग टाइम बहुत लंबा है। मान लो 5-7 साल लग जाते हैं, उससे भी ज्यादा टाइम लग जाता है इस चीज के थ्रू आपको सिटीजनशिप मिलने के लिए। बट डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ये बहुत ही फालतू की स्कीम है, हम इसकी जगह एक नई स्कीम लेकर आ रहे हैं, दैट इज गोल्डन कार्ड। अब इसके माध्यम से क्या होगा? गोल्डन कार्ड के माध्यम से कोई पर्सन है ना, लेटस से अगर वो 5 मिलियन US डॉलर से ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करता है, कितना? 5 मिलियन US डॉलर। अगर आप इसको रुपए में कन्वर्ट करोगे लगभग ये 43-44 करोड़ रुपए के आसपास आएगा। अगर आप इतना पैसा यूएसए में इन्वेस्ट करते हो तो आपको फटाफट उसी टाइम के ऊपर आपको यूएसए की सिटीजनशिप मिल जाएगी। कोई वेटिंग पीरियड नहीं है, फटाफट उसी टाइम आपको ये सिटीजनशिप मिल जाएगी। अब आप पूछेंगे सर इससे यूएसए को क्या फायदा? भाई इतना सारा पैसा उनके पास आ रहा है, उसको वो इन्वेस्टमेंट उसके इस्तेमाल करेंगे जॉब क्रिएशन के अंदर, उसको इस्तेमाल करेंगे लोन्स रीपे करने के अंदर, तो यूएसए को तो बहुत ज़्यादा फायदा हो गया। एंड बहुत सारे लोग ऐसे चाहते भी हैं इस तरह की सिटीजनशिप को एक्वायर करना। तो बहुत ही अल्ट्रा वेल्दी जो लोग हैं ना, वो कहीं ना कहीं यूएसए अब जाएंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट भी करेंगे, यूएसए को भी फायदा, उनको भी फायदा। तो ये चीज यहाँ पे ट्रम्प के द्वारा यहाँ पे करी जा रही है। एंड डोनाल्ड ट्रम्प का ऐसा मानना है कि कम से कम 1 मिलियन लोग ऐसे होंगे जो कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर स्कीम का फायदा उठाएंगे, उससे दोनों को यहाँ पे फायदा होता हुआ देखने को मिलेगा। तो डोनाल्ड ट्रम्प का जो वादा था ना, कहीं ना कहीं वो चाहते थे कि यूएसए का पैसा बचाएं, यूएसए का और पैसा जनरेट करवाएं, वो यहाँ पर डेफिनेटली करने की कोशिश यहाँ पे कर रहे हैं। तो इसका नाम क्या है? गोल्ड कार्ड। ठीक है, ये वेल्दी फॉरेन इन्वेस्टर्स के ऊपर यहाँ पे फोकस्ड है। ठीक है, तो डेफिनेटली इससे ग्रीन कार्ड प्रिविलेजेस कहीं ना कहीं मिलेंगे एंड डेफिनेटली वो यूएस सिटीजनशिप यहाँ पे इसके माध्यम से एक ले पाएंगे। तो इस प्रोग्राम के माध्यम से EB-5 को यहाँ पे रिप्लेस किया जा रहा है।
राइट, एंड अकॉर्डिंगली इस पर्टिकुलर फीस को पे करते हुए वो डेफिनेटली आपके परमानेंट यूएस रेजिडेंट बन जाएंगे। ये बात पता होनी चाहिए हमें यूएस के गोल्ड कार्ड रूट टू यूएस सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को वर्ल्ड के बिगेस्ट एजुकेशनल फेस्टिवल के बारे में बताना चाहता हूँ, दैट इज विश्वास दिवस। दोस्तों 28 फरवरी को शाम 6 बजे आप हम के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। विश्वास दिवस के अंदर बहुत ही कुछ एक्साइटिंग होने जा रहा है, तो डेफिनेटली आप ज्वाइन करेगा 28 फरवरी को। आगे आते हैं अगले टॉपिक के ऊपर, दैट इज आईसीजी, इंडियन कोस्ट गार्ड के बारे में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों पिछले एक साल के अंदर ना इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा 115 पायरेट्स को पकड़ा गया, एंड प्लस एट द सेम टाइम अगर हम बात करें इलीगल ड्रग कंसाइनमेंट की, तो यहाँ पर 8,37,000 करोड़ का जो इलीगल ड्रग कंसाइनमेंट था उसको यहाँ पे कॉन्फिस्केट किया गया बाय इंडियन कोस्ट गार्ड। तो थोड़ा सा हमें इनके बारे में अंडरस्टैंड करना इंपॉर्टेंट बन जाता है। अगर मैं बात करता हूँ ना इंडियन कोस्ट गार्ड की, तो आप ध्यान में रखिएगा कि इनको जो बनाया गया था वो कोस्ट गार्ड एक्ट 1978 के माध्यम से बनाया गया था, तो इसलिए इसका एस्टेब्लिशमेंट होता है 1978 के अंदर। ये एक इंडिपेंडेंट आर्म्ड फोर्स ऑफ इंडिया है जो कि मैरीटाइम सिक्योरिटी के ऊपर काम करती है। मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ। देखो आप लोग जानते होंगे ना, जैसे पेट्रोलिंग वगैरह करना हो गया, ठीक है, हमारे एरियाज की, तो वो काम कौन करता है? इंडियन कोस्ट गार्ड ही करता है। कुछ सर्च एंड रेस्क्यू के ऑपरेशंस होते हैं, मान लो कोई पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट या कोई पर्टिकुलर शिप ऐसा है जो कहीं ना कहीं दिक्कत में है, तो सर्च एंड रेस्क्यू वगैरह करना इसी की जिम्मेदारी है। इनफैक्ट आपके जैसे कोई बार ऑयल स्पिल्स हो जाते हैं या कुछ मेरीन पोल्यूशन वगैरह हो जाता है, उनको टैकल करना इसी का काम है। कुछ एंटी पायरेसी, जैसे मैंने अभी आपको बताया, एंटी टेररिज्म कुछ ऑपरेशन हो रहे हैं, एंटी स्मगलिंग वगैरह हो रही है, वो भी यहाँ पर यही देखती है। अब आपके दिमाग में आएगा तो सर इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के बीच में अंतर क्या है? देखो बहुत ही ज्यादा अंतर है। ये काम मैंने आपको बताया जो सारे वो इंडियन कोस्ट गार्ड करता है। इंडियन नेवी का काम क्या है? इंडियन नेवी का काम है, मान लो कोई युद्ध वगैरह हो जाए, उसको यहाँ पे मैनेज करना इंडियन नेवी का काम बनता है, ठीक है, या फिर एग्रेशन कोई कर रहा है उसको रोकना, वो इंडियन नेवी का काम यहाँ पे बनता है। क्या इंडियन कोस्ट गार्ड मदद कर सकते हैं इंडियन नेवी की? यस, इंडियन कोस्ट गार्ड मदद कर सकते हैं इंडियन नेवी की, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है, पर दोनों के फंक्शंस अलग अलग हैं, ये बात आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। बाकी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंतर्गत काम करते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड। इसके हेडक्वार्टर आपको नई दिल्ली में आपको देखने को मिल जाएंगे, एंड इट इज हेडेड बाय डायरेक्टर जनरल इंडियन कोस्ट गार्ड। ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। फंक्शंस तो हमने यहाँ पे डिस्कस कर ही लिए। मैरीटाइम लॉस को यहाँ पे इंश्योर करता है, इन्फोर्स करवाता है उस चीज को, एंड डेफिनेटली कुछ भी तरह के, जैसे फॉर एग्जाम्पल आज के समय के ऊपर नए नए थ्रेट्स आ रहे हैं, चाहे साइबर अटैक्स हो गए, डाटा ब्रीच, सिग्नल जैमिंग, रेडार डिसरप्शन, तो उसके रिगार्डिंग भी यहाँ पे काम करने की कोशिश कर रहा है ताकि इन सब थ्रेट से भी यहाँ पे बचा जा पाए। तो ये मुद्दा था हमारा इंडियन कोस्ट गार्ड के संबंधित। तीसरे टॉपिक पे आते हैं, दैट इज बैटल ऑफ करनाल को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। अभी थोड़ा न्यूज में चल रही है बैटल ऑफ करनाल, क्योंकि इसके काफी सारे साल कंप्लीट हुए हैं अभी 24 फरवरी को, ठीक है। तो दरअसल में जो बैटल ऑफ करनाल थी ना, वो 24 फरवरी 1739 यहाँ पे इस दिन लड़ी गई थी बिटवीन जो मुगल एम्पर आप जानते हो मोहम्मद शाह, कई बार आपने नाम सुना होगा मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से, राइट, तो उनकी बात कर रहा हूँ। दरअसल में ना जब औरंगजेब की जब डेथ होती है, औरंगजेब की डेथ के बाद ना बहुत सारे रूलर आते हैं, उनमें से एक होते हैं मोहम्मद शाह रंगीला। ये 1719 1719 से लेकर 1748 के बीच में आपके मुगल एम्पर रहते हैं। तो एक तरफ तो इनकी फोर्सेस थी, सामने था पर्शियन एम्पायर की तरफ से जो कि नादिर शाह था, तो इनके बीच में यहाँ पे युद्ध होता है 24 फरवरी 1739 को। तो जो बैटल हुई थी ना वो करनाल में हुई थी। अगर आप लोग दिल्ली के आसपास रहते हो तो आपको करनाल का बिल्कुल पता होगा, ठीक है, तो उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ, करनाल में ये हुई थी, जो कि आज के समय हरियाणा के अंदर है, राइट। और यहां पर आप नोटिस कर पाओगे नादिर शाह की बहुत बड़ी जीत हुई, एंड कहीं ना कहीं यहीं से हमें एक इंडियन हिस्ट्री के अंदर टर्निंग पॉइंट मिलता है, क्योंकि आप नोटिस कर पाओगे यहां हमें पता लग गया कि मुगल तो बहुत ही ज्यादा कमजोर हो चुके हैं। इसी वजह से हिस्ट्री में यह बहुत बड़ा चेंजेस हमें देखने को मिला। तो यहाँ पे आप नोटिस कर पाओगे नादिर शाह बहुत आराम से दिल्ली में एंटर किया, एंड बहुत हजारों लोगों को यहाँ पे उसने मार गिराया। इसके अलावा अगर हम बात करें, जो पीकॉक थ्रोन बहुत ही फेमस जो था, ठीक है, उसको यहाँ पे वो लूट के ले गया। जो कोहिनूर डायमंड था उसको यहाँ पे इसने लूट लिया, ठीक है। तो बहुत सारी इंडिया की जो वेल्थ थी उसको यहाँ पे लूटा गया। बाकी आप नोटिस कर पाओगे मुगल एम्पायर तो वीक हुआ, उनको फाइनेंशियल मिलिट्री स्कीम जो थे बिल्कुल खत्म कर दिए एक तरह से। एंड डेफिनेटली यहाँ पे पता लग गया कि एक अगर सामने एक मॉडर्न एंड वेल ऑर्गेनाइज फोर्स हो ना, तो उसके सामने मुगल कहीं भी नहीं टिकते। एंड यही कारण है कि आप नोटिस कर पाओगे कि एम्पायर जो था मुगल एम्पायर वो वीक 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 होता रहा, एंड फाइनली 1857 का जो रिवोल्ट होता है उसके बाद आप नोटिस कर पाओगे कि ब्रिटिशर्स ने फॉर्मली इसको खत्म ही कर दिया, इस मुगल रूल को। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अगला दोस्तों हमारा जो टॉपिक है वो टीयूएस के बारे में। व्हाट इज टीयूएस? टाइम यूज सर्वे। देखो आप लोग मोस्टली मिनिस्ट्री के बारे में जानते होंगे, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, राइट।
ये मोस्टली जो मिनिस्ट्री है ना, ये अलग अलग सर्विस करती रहती है ना। हमारा जो सीपीआई का डेटा है, अगर मैं सीपीआई कंबाइंड की बात करूं, वो भी यहाँ पे मोस्टली के द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मोस्टली हमें बताती है। इसी तरह से ना इनके द्वारा एक सर्वे किया जाता है जिसका नाम है TUS, ऑल इंडिया टाइम यूज सर्वे। दरअसल में ना इससे पहले एक ऑलरेडी एक सर्वे हो चुका है जो हुआ था 2019 के अंदर। अब 2019 में तो पहला टाइम यूज सर्वे हुआ, अब जो सेकेंड टाइम यूज सर्वे हुआ है ना, वो अभी हुआ है 2024 के अंदर बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब इसमें बात क्या होती है, देखो यहाँ पर ना जो भी लोग 6 साल से ऊपर के लोग हैं उनसे कहीं ना कहीं बातचीत करी जाती है, उनसे कुछ सवाल जवाब पूछे जाते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो एम्प्लॉयमेंट वाले क्वेश्चन चलो 15 साल से 59 ईयर की एज ग्रुप के बारे में पूछे जाते हैं, बट बाकी उनका कितना टाइम कहाँ पे वो स्पेंड करते हैं, ये सब डिस्कशन यहाँ पे अलग अलग चीजें उनसे पूछी जाती हैं। तो उसके बेसिस के ऊपर ये टाइम यूज सर्वे हमें देखने को मिलता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ये ध्यान में रखनी है ना कि महिलाओं के केस में एक पॉजिटिव न्यूज आई है, दैट इज उनका जो वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन है ना, वो हमें यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिला है। जो ये टाइम यूज सर्वे ने डेटा बताया ना, उसके हिसाब से अगर हम बात करें महिलाओं की, तो पहले अगर 2019 की बात करें, 2019 में लगभग 21.8% महिलाएं ऐसी थी जो कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करती थी। अब ये नंबर बढ़कर 25% हो गया है। तो यानी कि ये क्या दिखा रहा है, ये दिखा रहा है महिलाओं का इकोनॉमिक रोल यहाँ पे एक्सपैंड होता हुआ देखने को मिल रहा है। हालांकि पुरुषों का 75% है, उनके मुकाबले तो हम बहुत ही पीछे हैं, मतलब महिलाएं बहुत ही पीछे हैं। बट अगर हम बात करें तो महिलाओं का नंबर बढ़ना इज अ गुड थिंग कि वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में वो भी पार्ट ले रही हैं। हालांकि कुछ और चीजें अगर हम नोटिस करें, जैसे फॉर एग्जांपल अनपेड डोमेस्टिक सर्विस की बात करें, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे महिलाएं ना 27% ज्यादा टाइम स्पेंड करती हैं एज कम्पेयर टू 2019 इन व्हाट, इन अनपेड केयर गिविंग एक्टिविटीज फॉर हाउस होल्ड मेंबर्स। मान लो बच्चों के लिए या बुजुर्गों के लिए कुछ उनके लिए केयर गिविंग करना, उसमें पहले के मुकाबले 27% की इंक्रीज हुआ है महिलाएं जो टाइम यहाँ पे स्पेंड करती हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें सोशलाइजिंग एंड कम्युनिकेशन की, तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे ये कम टाइम अब स्पेंड कर रहे हैं, मतलब पुरुष भी महिलाएं भी। पहले हम लोग ना कहीं अपने दोस्तों से मिलते जुलते रहते थे, कम्युनिटी के अलग अलग इवेंट्स में पार्टिसिपेट करते थे। अब लोग थोड़ा अकेले अकेले से हो गए हैं, तो लोग ज्यादा इन चीजों में पार्टिसिपेट नहीं करते, ऐसा यहाँ पे टाइम यूज सर्वे का यहाँ पे कहना है। बाकी महिलाओं की अगर आप स्पेसिफिक आप देखना चाहते हो तो सारा डेटा मैंने आपको दे दिया है, पर मेजर चीज आपको ध्यान में वही रखनी थी कि कैसे वुमेन का जो वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन है वो बढ़ता हुआ देखने को मिला है। यहाँ पे और चीजें जैसे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, कि 10 मिनट ज्यादा स्पेंड करते हैं एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के अंदर। अनपेड डोमेस्टिक सर्विसेज में टोटल 236 मिनट यहाँ पे स्पेंड किया जाते हैं एक दिन के अंदर। उसके अलावा अगर हम बात करें कल्चर, लेजर, मास मीडिया एंड स्पोर्ट, यहाँ पर भी महिलाएं 2019 के कंपैरिजन में ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड कर रही हैं। तो दरअसल में ना सरकार इसको करवाती क्यों है, क्योंकि सरकार को थोड़ा पता तो लगना चाहिए कि कितने प्रतिशत लोग क्या काम कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी के हिसाब से फिर उनकी पॉलिसीज बनाई जा सकती हैं। थोड़ा एक आइडिया लगता है लोगों को कि कितना टाइम वो कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, क्या उनको थोड़ा और कम्युनिटी पार्टिसिपेशन में इन्वॉल्व होने की जरूरत है या नहीं है ना। तो ये सब चीजें हमें इस पर्टिकुलर टाइम यूज सर्वे के माध्यम से पता लगती रहती हैं। तो एक डिस्पैरिटी भी पता लगती है कि पुरुष और महिलाओं के बीच में किस तरह से डिस्पैरिटी है। हम तो देखो कई बार ना इकोनॉमिक की बात करते हैं, पॉलिटिकल डिस्पैरिटी की बात करते हैं, या फिर हेल्थ एंड एजुकेशन की बात करते हैं, पर एक इंसान अपने दिन का कितना समय कहाँ पे देता है, ये भी पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है। कहीं ना कहीं वहां से भी हमें ना एक डिस्पैरिटी का पता लग जाता है। जैसे मेन की बात करें तो मेन में भी आप नोटिस कर पाओगे कि पहले के मुकाबले ज्यादा टाइम वो स्पोर्ट्स, कल्चर, ठीक है, मास मीडिया, इनके ऊपर यहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं। एंड एम्प्लॉयमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज के कम मुकाबले भी, मतलब पहले 263 मिनट्स ये कहीं ना कहीं स्पेंड करते थे, अब ये नंबर आपका 287 मिनट्स के आसपास हमें देखने को मिल जाएगा। तो कुछ जो फैक्चुअल चीजें थी वो आप देख सकते हो, और साथ साथ ध्यान ये रखना है कि जो टाइम यूज सर्वे है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन द्वारा निकाला जाता है। दोस्तों कल हमने ना कैग की थोड़ी चर्चा करी थी, थोड़ा सा इसको ना डिटेल में देखने की जरूरत है क्योंकि काफी ये मुद्दा बढ़ता ही जा रहा है। पहले मैं आपको समझाता हूँ कैग आखिर होता क्या है। कैग होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। एंड अगर आप इसके संविधान के प्रोविजंस की बात करेंगे ना, तो आर्टिकल 148 से लेकर आर्टिकल 151 आपको कैग के लिए डेडिकेटेड आपको देखने को मिल जाएगा। 148 तो यही बात करता है कि कैग होगा देश के लिए, है ना। और इसमें अगर हम बात करें ना, जो कैग है वो दरअसल में अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट अंडर हिज हैंड, बाय अ वारंट अंडर हिज हैंड एंड सील। और इनकी जो सैलरी एंड सर्विस कंडीशन है ना, ये पार्लियामेंट डिटरमिन करता है। और इसीलिए पार्लियामेंट ने एक एक्ट भी बनाया, मैं अभी उसके बारे में चर्चा करूंगा। तो इसी पर्टिकुलर प्रावधान के माध्यम से पार्लियामेंट ने कानून बनाया हुआ है, एक एक्ट बनाया है। बाकी इनके जितने भी खर्चे होंगे, चाहे सैलरीज, अलाउंसेस, पेंशन, वो चार्ज होती हैं। क्या होती है? चार्ज होती हैं, वो वोटेबल नहीं होती। इसके अलावा आर्टिकल 150 की बात करें
तो जो भी आपके यूनियन स्टेट्स अकाउंट किस फॉर्म में बनेंगे वो कैग की एडवाइस के ऊपर ही बनाए जाते हैं और वो प्रेसिडेंट फिर प्रिस्क्राइब करते हैं। बाकी इसके अलावा जो नेट प्रोसीड्स होती हैं किसी टैक्स या ड्यूटी की, वो कैग ही सर्टिफाई करता है, यानी कि मान लो कितना किसी टैक्स से रेवेन्यू कलेक्ट हुआ माइनस द कॉस्ट ऑफ कलेक्शन, उसको बोलते हैं नेट प्रोसीड, वो यहाँ पे कैग ही सर्टिफाई करता है। अब मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट के पास पावर है एक एक्ट बनाने की, तो इस तरह से कैग एक्ट 1971 बनाया गया, जहां पर बात करेगी कि कैग जो है ना वो 6 साल के लिए अपने ऑफिस को होल्ड करेंगे और अंटिल द एज ऑफ 65 ईयर, जो भी पहले हो। बाकी कभी भी ये रिजाइन कर सकते हैं बाय सबमिटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। इनको रिमूव भी किया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट, जैसे कि आपके सुप्रीम कोर्ट के जज को रिमूव किया जाता है, सेम उस तरह से इसका रिमूवल प्रोसेस होगा। तो काफी डिफिकल्ट रिमूवल प्रोसेस इनका यहाँ पे रखा गया है। इनकी जो कंडीशंस ऑफ सर्विस है उनको ऑल्टर नहीं किया जा सकता इनके अपॉइंटमेंट के आफ्टर देयर अपॉइंटमेंट। एंड साथ ही साथ अगर मैं बात करूँ ना, तो एफआरबीएम एक्ट के अंतर्गत भी ये बात करी गई है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कैग को जिम्मेदारी दे सकता है किस चीज की, कि वो periodically रिव्यू करते रहें कि क्या हमने जो चीजें बात करी हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे ना, इकोनॉमी के अंदर आप पढ़ते हो कि हम चाहते हैं रेवेन्यू डेफिसिट को कम करना या ईआरडी को हम खत्म करना चाहते हैं, और साथ साथ हमारा जो फिस्कल डेफिसिट है उसको 3% ऑफ जीडीपी से नीचे लाना चाहते हैं। तो ये सब चीजें क्या हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो वो सब रिव्यूज वगैरह कैग यहाँ पे करेगा, एंड उनकी जो रिपोर्ट्स होंगी वो अकॉर्डिंगली दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के सामने टेबल करी जाएंगी। बाकी इनके अलावा अगर मैं बात करूं, आर्टिकल 151 के अंतर्गत ये ऑडिट रिपोर्ट्स देते हैं आपकी सेंट्रल की टू द प्रेसिडेंट, फिर प्रेसिडेंट क्या करेंगे, वो उसको पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। ऐसे ही स्टेट की भी आप जो ऑडिट रिपोर्ट्स होती हैं, स्टेट अकाउंट्स हो गया, वो भी गवर्नर के सामने रखेंगे और गवर्नर फिर उनको स्टेट लेजिस्लेचर के सामने यहाँ पे रखेगा। ये बात आपको पता होना चाहिए। बाकी आप लोग जानते होंगे कमेटीज की, कमेटीज में एक कमेटी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। तो पब्लिक अकाउंट कमेटी के फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड कौन होते हैं, वो दरअसल में कैग ही हमें देखने को मिलते हैं। अलग अलग ऑडिट्स भी ये कंडक्ट करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कंप्लायंस ऑडिट, ठीक है, कि क्या कंप्लाई हुआ या नहीं हुआ, लॉज रूल्स उनके रिगार्डिंग कंप्लायंस हुआ या नहीं हुआ। परफॉर्मेंस, आपकी अलग अलग गवर्नमेंट स्कीम्स प्रोग्राम्स की इफेक्टिवनेस को यहाँ पे चेक करते हैं कि जिस काम के लिए वो चीज़ करी जा रही थी, जो स्कीम लाई गई थी, क्या उससे वो चीज़ आपकी अचीव हुई या नहीं हुई। फिर लास्टली गवर्नमेंट अकाउंट को, पीएसयू को यहाँ पे सर्टिफाई करना भी इनका फाइनेंशियल ऑडिट के अंतर्गत आ जाता है। लास्टली इनकी कुछ रिपोर्ट्स की ना लिमिटेशन होती है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने रिपोर्ट बना तो दी, पर वो कब जाके पार्लियामेंट के सामने रखी जाएगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है, या फिर आपके लेजिस्लेचर के सामने कब रखी जाएगी, कोई टाइम लिमिट नहीं है। तो कई बार बहुत लंबे लंबे टाइम के बाद रखी जाती हैं, बहुत डिले आते हैं, तो डेफिनेटली वो एक इशू है। बाकी कैग की रिपोर्ट तभी पब्लिक होगी जब वो हाउस के सामने आएगी। जैसे अभी जो दिल्ली वाला मसला हुआ, वो अब जाके आपके लेजिस्लेचर के सामने रखा गया, नहीं तो पहले हमें पता ही नहीं था उसके बारे में। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें ना, जो कैग होता है वो इंडिविजुअल्स को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकता अगर किसी ने लॉ का वायलेशन किया है। बस होता क्या है कि जो भी उनकी रिपोर्ट थी ना, वो जाएगी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के पास, वो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी उसको इस्तेमाल कर सकती हैं, पर कैग अपने आप में किसी पर्टिकुलर इंडिविजुअल को प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट अकाउंट को मेंटेन करना, पेंशन ऑथराइजेशन, ठीक है, होगा आपके स्टेट एम्प्लॉयज के लिए, उनको वो करता है। एंड साथ ही साथ अगर हम बात करें, जो जीपीएफ अकाउंट है ना, उनको मैनेज करने की जिम्मेदारी भी कैग की होती है। तो ये कुछ पॉइंटर्स थे कैग के बारे में जो हमें पता होने चाहिए। अगले टॉपिक पे आते हैं, घड़ियाल के बारे में थोड़ा अंडरस्टैंड कर लेते हैं। दोस्तों, जो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर है ना, मोहन यादव जी, उन्होंने दरअसल में 10 घड़ियाल को भी रिलीज किया इनटू द चंबल रिवर एट द नेशनल चंबल घड़ियाल सेंचुरी इन मोरेना। थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, घड़ियाल्स के बारे में ना सबसे पहली चीज आपको पता होनी चाहिए कि दे एग्जिबिट सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखो, अगर लेटर से आपकी मेल और फीमेल, इनके बीच में ना अगर कुछ फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स अलग होते हैं, उनको हम बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। देखो, मैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिजम्स की बात नहीं कर रहा, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात नहीं कर रहा, उसके अलावा अगर कुछ भी मेल और फीमेल के बीच में कुछ चेंजेस होते हैं ना, कुछ अलग अलग फिजिकल फीचर्स हमें देखने को मिलते हैं, उसको बोलते हैं सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। जैसे कई बार आपने देखा होगा, कुछ ऐसी स्पीशीज होती हैं जहां पर मेल्स के सींग होते हैं और फीमेल के सींग नहीं होते, है ना, तो वो भी एक सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म का एग्जांपल है। तो यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे, जो मेल्स होते हैं ना, उनकी जो जो टिप होती है, वो थोड़ी सी स्नाउट टिप हमें देखने को मिल जाती है, तो यहीं से उनका नाम जो है वो घड़ियाल की तरह यहाँ पे निकल के आया है। ठीक है, तो इस तरह से सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म इनमें होता है। बाकी ये फिश खाते हैं, ठीक है, इसके अलावा कहीं ना कहीं जो एक्वेटिक इकोसिस्टम बैलेंस को मेंटेन करते हैं, ताकि फिशेस की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा ना बढ़ जाए, उसको भी यहाँ पे इंश्योर करते हैं। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें, तो नवंबर टू जनवरी का जो समय होता है इनका ब्रीडिंग सीजन होता है, पर कई बार आप नोटिस कर पाओगे मार्च से लेकर मई के बीच में भी वो ब्रीडिंग सीजन करते हैं ऑन द सैंड बैंक्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको जो ध्यान में रखनी है ना, कि कौन से एरियाज में पाए जाते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको ध्यान में रखना है कि गंगा रिवर की जो 3 ट्रिब्यूटरीज है ना, उनमें मेजरली हमें देखने को मिलते हैं। एक तो चंबल तो है ही है, डेफिनेटली तो पता ही होगा। एक गिरवा रिवर है। दरअसल में ना जो गिरवा रिवर है, इसका कुछ हिस्सा नेपाल के अंदर है, कुछ हिस्सा इंडिया का यूपी के अंदर है। तो उस रिवर में भी आपको ये पाई जाती है। एंड आपकी जो राप्ती नारायणी रिवर है ना नेपाल के अंदर, यहाँ पर भी आपको देखने को मिल जाएगी। बाकी हिस्टोरिकली अगर हम पुराने टाइम्स की बात करें तो इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्रा, ठीक है, महानदी, ब्रह्मानी, बैतरनी रिवर सिस्टम हो गया, यहाँ पर थी। पर आज के समय कहाँ पर है? प्रेजेंटली प्रेजेंटली का आपको ज्यादा ध्यान में रखना है, वो इन एरियाज के अंदर है। तो क्या हुआ, ऐसे पॉपुलेशन की इतनी ज्यादा कम कैसे होगी? राइट, इसका कहीं ना कहीं कारण है कि इनको हंट बहुत ज्यादा किया गया है। कहीं ना कहीं इनकी स्किन के लिए, एग्स के लिए, मेडिसिन के अंदर इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है। बाकी पोल्यूशन आज के समय इनको बहुत ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। फिशिंग एक्टिविटीज हो गया, उससे नेगेटिव इंपैक्ट आ रहा है। हम डैम्स जो बनाते हैं ना, कई बार जो कोर्स चेंज कर जाता है या हो जाता है ऑटोमेटिकली, नेचुरली, उससे भी कहीं ना कहीं इनको बहुत ज्यादा खतरा हमें देखने को मिल रहा है आज के समय। तो एक दो चीजें आपको इनके डेटा भी पता होना चाहिए। जैसे आज के समय ना 2024 में 2456 2456 हमें घड़ियाल देखने को मिलते हैं। पर बीच बीच में इनकी पॉपुलेशन काफी ज्यादा कम ज्यादा होती रही। जैसे फॉर एग्जांपल 1950 से लेकर 1960 के बीच में इनकी पॉपुलेशन 80% तक कम हो गई थी। फिर हमने बहुत सारे एफर्ट्स लिए और 1997 तक इनकी पॉपुलेशन बढ़ गई। फिर से कम होने लगी 1997 और 2006 के बीच में। फिर वापस से हमने इनको बढ़ाना स्टार्ट किया, वापस से काम करना स्टार्ट किया, अब जाके 2456 के आसपास हमें घड़ियाल देखने को मिलते हैं। इंडिया ने काम भी किया है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने 16 ब्रीडिंग सेंटर्स यहाँ पे बनाए 75 और 82 के बीच में। इसके अलावा हमने अलग अलग सेंचुरीज बनाई। नेशनल चंबल हो गया आपका, कैतरनी घाट यूपी के अंदर, सोन रिवर मध्य प्रदेश, सतकोशिया जॉर्ज आपका ओडिशा के अंदर। तो यहाँ पर सेंचुरीज ने मदद करी। इसके अलावा अगर हम बात करें, हमने इलीगल सैंड माइनिंग को बैन कर दिया, पोल्यूशन को मॉनिटर कर रहे हैं, एंड फिशिंग रेगुलेशंस को हम इन्फोर्स कर रहे हैं। ये सब चीजें भी मदद कर रही हैं इनकी पॉपुलेशन को बढ़ाने के अंदर। इसके अलावा लोकल कम्युनिटीज को भी हम यहाँ पे इन्वॉल्व करे हैं। तो आप नोटिस कर पाओगे, जो नेशनल चंबल सेंचुरी की बात कर रहे थे ना, तो ये राजस्थान, मध्य प्रदेश और यूपी, इनके ट्राई पॉइंट के ऊपर चंबल रिवर में आपको ये जगह देखने को मिल जाएगी, नेशनल चंबल सेंचुरी। इसको 1978 के अंदर मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया था। फिर आगे जाके एमपी, यूपी, राजस्थान तीनों ने यहाँ पे इसको को एडमिनिस्टर यहाँ पे कर रहे हैं। तो 435 किलोमीटर का ये स्ट्रेच है चंबल रिवर का, जो कि भारत की वन ऑफ द क्लीनेस्ट रिवर्स है। एंड डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट ब्रॉडिंग ग्राउंड बन गया है फॉर द घड़ियाल्स। अब एक आखिरी बात आपको ध्यान में ये रखनी है कि घड़ियाल्स जो होते हैं, उनका आईयूसीएन स्टेटस होता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड। जो मगर क्रोकोडाइल है, उसका आईयूसीएन स्टेटस है आपका वल्नरेबल। एंड लास्ट अगर मैं बात करूं आपके सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल की, उसका आईयूसीएन स्टेटस आपको लीस्ट कंसर्न आपको देखने को मिल जाएगा। इनका ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए, राइट। लास्टली दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की। यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स है, आप इनको पढ़ के बता सकते हो इनमें से कौन सा सही है एंड कौन सा गलत है। कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था, एक था रत्नागिरी के बारे में। तो ये जो बातें कह रहा है कि ये सिग्निफिकेंट बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट है, यस दिस स्टेटमेंट इज इंडीड द करेक्ट स्टेटमेंट। टी हॉर्स रोड की बात करें ना, तो देखो यहाँ पे इंडिया तो है, ठीक है, और साउथ वेस्ट चाइना को कनेक्ट करता है, पर इंडिया के साथ थाईलैंड नहीं आएगा। यहाँ पर इंडिया हो गया, ठीक है, नेपाल हो गया, आपका बांग्लादेश हो गया, उनको कनेक्ट किया जाता है थ्रू द तिब्बत। तो इसलिए सेकंड स्टेटमेंट आपको यहाँ पे इनकरेक्ट बन जाएगा। ब्लैक प्लास्टिक की बात करें तो डेफिनेटली आपके जो रिसाइकल इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, उसके माध्यम से जो चीजें बनती हैं, उसी को हम ब्लैक प्लास्टिक बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका करेक्ट बन जाएगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इस तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट।